नमस्कार, जय हिंद। मैं वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में लक्ष्य बैच 2025 को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग अंशावल को सॉल्व कर रहे हैं। अंशावल में 2024 का एचडब्ल्यू के 21 सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब 22 का पहला सवाल लेते हैं इस वीडियो में। तो ये 4 नंबर के सवाल हैं। 22 का पहला का ये 4 नंबर का है। क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद एफ एक्स द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस का 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। ये द्विघात बहुपद है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। के शून्यांक ज्ञात करना है और ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले हल लिखेंगे। ये द्विघात बहुपद है और इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ एक्स बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक, और बराबर 0 लिख लेते हैं। समीकरण बना लेते हैं इसको। समीकरण द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे? देखिए 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब हमने कैसे बना लिया? 4 को इस तरीके से तोड़ा है। इसका और इसका गुणा करके 12 आएगा और 12 को इस तरीके से हमने तोड़ा है कि घटाने पे क्या आए? माइनस का x आए और जोड़ने पे क्या आए? नहीं, जोड़ने पे माइनस x आए और गुणा करने पे क्या हो जाए? 12 आए। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और जब जोड़ेंगे तो माइनस का x बचेगा, ठीक। 4x में से 3x चला जाएगा तो माइनस का x बचेगा और बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? और इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे? x कॉमन करेंगे तो 3x माइनस का 4 हो जाएगा। यहां से केवल कुछ नहीं, 1 कॉमन करेंगे, 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब इस पूरे में से क्या करेंगे? 3x माइनस 4 को कॉमन करेंगे। 3x माइनस 4 को कॉमन करेंगे और बचा क्या? x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 4/3, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1, ठीक। अब एक प्रकार से इसको क्या शून्यांक इसी को बोलते हैं। इसको हम लोग अल्फा बोल देंगे। अल्फा प्लस कभी। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, ठीक। ये हमारे शून्यांक हो गए। दो क्या है? हमारे शून्यांक है, ठीक। 4/3 और माइनस का 1 ये शून्यांक है। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक। जांच में क्या करेंगे? अब इसको जांच में करते हैं
तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, क्या होता है माइनस का बी अपान ए। जरा रखिए माइनस, यहाँ पे बी क्या है, बी है -1 और ए कितना है, ए है 3, कितना आया है, ए है 3, रखिए -1/3, ठीक, ये कितना आया है 3 आया है, ठीक। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा इतना है और बीटा -1 है, ठीक। यहाँ पे लिख भी सकते हैं अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। तो रखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान 4/3 और -1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, और इधर -1/3 तो रहेगा ही, इसको सॉल्व करते हैं 4 माइनस का 3/3 बराबर -1/3, माइनस माइनस ये नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखिए इसके बाहर भी माइनस है, देखो माइनस पहले से ही है, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी -1 है, -1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 3, 1/3, मतलब ये इसकी जांच हो गई। ये क्या कहा, शून्यांकों का जांच हो गया। अब गुणांक का ज्ञात करना है, गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है, उसके लिए भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, देखिए अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना होगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, ए अपान सी, क्या होता है, ए अपान सी होता है, उल्टा उल्टा उल्टा, सी अपान ए होता है, ए अपान सी नहीं, सी अपान ए, ठीक, ये होता है। अब इसको इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग, सी अपान ए, सी इसमें कितना है -4 है और ए कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा -4/3। अब जो अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है -1, रखते हैं यहाँ पे भी 4/3 गुणे -1 बराबर -4/3, और यहाँ पे भी कितना है -4/3, -1 से गुणा कराएंगे 4 से, तो -4/3 और -4/3, ये हो गया हमारा सत्यता की जांच, ये हमारी जांच हो गया, ये हमारा शून्यांक ज्ञात हो गए, ठीक, अल्फा और बीटा। तो दोनों तरीके से हमने इसकी जांच कर दी है। अब इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं, चलिए फिर इसको मिटा दें, ठीक, अगला सवाल खा नंबर लेते हैं। चलिए अगला सवाल ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, और क्या दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3x बराबर 1.3, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण क्या है 0.4x और प्लस 0.5x बराबर 7। इन दोनों को हल करना है। देखो अगर आपको दशमलव में अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है, अगर दशमलव में दिक्कत हो रही है, तो इसमें क्या करो, दोनों समीकरणों में 10-10 से गुणा कर दो, ठीक। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, तो हम 10-10 से गुणा कर देंगे, सब में दशमलव हट जाएगा। तो हटा देते हैं पहले दशमलव, दशमलव हटा देंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 1 दशमलव हट जाएगा, तो 13 बचेगा, केवल 13, समीकरण 1 हो गया। फिर 0 यहाँ पे दशमलव भी हट जाएगा, केवल 4 बचेगा, 4x प्लस 5y बराबर 7, ये समीकरण 2 ले हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको 4x बना देंगे और घटा देंगे तो आ जाएगा। समीकरण 1 में यहाँ पे हल लिख लेना, ठीक, यहाँ पे हल लिख लेना, और समीकरण 1 गुणे 2, ठीक, समीकरण 1 में 2 के गुणा करते हैं तो 4x प्लस 6y बराबर 13 दूना 26, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में 2 को घटाते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ठीक, समीकरण 2 को घटाएंगे, देखो लिख देते हैं 4x प्लस 6y बराबर 26 और फिर 4x प्लस 5y बराबर 7। देखो घटाते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया, यहां से 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1y बराबर 19, y का मान आ गया है 19, y का मान समीकरण किसमें भी किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, किसी में रख दो, समीकरण मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर आसान है, बहुत आसान है, बस क्या करना है, इसको 2 से गुणा करके घटा देना है, आ जाएगा।
रखते हैं। y का मान कितना है 19 है, y का मान यहाँ पे लाके रखेंगे 2x प्लस 3 गुणे 19 बराबर 13। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 57 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस का 57, ठीक। और x बराबर कितना हो जाएगा 44/2। तो x का मान कितना आया 22, ये इसका आंसर हो गया। और y का मान 19, तो y का मान 19 आएगा, x का मान 22 आएगा, ठीक। तो ये हमारा ये था सवाल। क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है। बस बच्चे क्या होता है ये दशमलव से डर जाते हैं, दशमलव से डरना नहीं है, इसमें 10 से गुणा कर देना है, इसमें भी 10 से गुणा, तो दोनों समीकरणों को दशमलव हट जाएगा। और दोनों दशमलव हटने के बाद आप सॉल्व कर ही ले जाएंगे, ठीक। इसी तरह कर लेना है। छोटा सा सवाल था और ये 4 नंबर का सवाल था। चलिए फिर इसके बाद अब अगला सवाल चलते हैं, ठीक, जो कि प्रमेय है। गा नंबर, देखो ये क्या है, ये एक प्रमेय है। इसको सिद्ध करने के लिए इसकी चित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है ये सवाल, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखो ये कोई एक वृत्त है, ठीक, और ये कोई बाह्य बिंदु है, ठीक। ये कोई बाह्य बिंदु है, इसका नाम P दे देते हैं, ठीक। इस बिंदु से इस वृत्त पे क्या है स्पर्श रेखा खींचेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो ये स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त को स्पर्श करते जा रहा है, ठीक। और ये दूसरी रेखा ये है, ठीक। दूसरी रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसको मिला देते हैं, ठीक। ये सदैव परपेंडिकुलर होता है, 90 अंश होता है, ठीक। स्पर्श रेखा से क्या कहते हैं केंद्र पर खींची गई लाइन वो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर होती है, ठीक। ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, और ये P, और O से P को भी मिला देंगे एक सीधी रेखा में, ठीक। O से P को भी मिला देंगे। अब देखिए दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, कौन कौन से, AOP और POB, ठीक। ये दो हमारे त्रिभुज बन गए हैं। पहले तो रचना लिखेंगे, यहाँ पे हल लिख के रचना हेडिंग डालेंगे। हमने क्या क्या जो जो किया है इसमें वही लिख देना है। रचना में लिखेंगे माना एक वृत्त का केंद्र O है तथा किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा कौन कौन सी है स्पर्श रेखा, एक है AP और दूसरा है BP, AP और BP है, ठीक। ये हमने क्या किया रचना लिख लिया, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद उपपत्ति अभी सिद्ध क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई मतलब AP और BP की लंबाई क्या है बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध ये भी हेडिंग लिख लेंगे, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, AP बराबर BP सिद्ध करना है, ठीक। AP बराबर BP सिद्ध करना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं, देखो ये त्रिभुज है AOP और दूसरा त्रिभुज कौन सा है BOP। ये दोनों त्रिभुजों को अगर हम क्या कहते हैं सर्वांगसम दिखा दें, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें तो क्या होगा, हमारा AP बराबर BP हो जाएगा। देखिए कैसे दिखाते हैं, सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे क्या है, इसमें बराबर है ये 90 अंश है। OAP कोण OAP बराबर कोण OBP, क्यों, देखो
ये कोण 90 अंश है, ये भी कोण 90 अंश है, तो दोनों बराबर ही हुए क्योंकि ये 90 अंश है, समकोण है, क्योंकि ये समकोण है, इस वजह से बराबर है। ठीक, ये उभयनिष्ठ है आपकी रेखा ओपी, ओपी बराबर ओपी, ब्रैकेट में लिख लेंगे उभयनिष्ठ, ब्रैकेट में उभयनिष्ठ। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है ए ओ और ओबी, ए ओ बराबर ओबी। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए भाई त्रिज्या तो बराबर रहेगी ना, कहीं भी खींच दो, यहाँ पे अगर हम खींच दे ये भी त्रिज्या, इस तीनों तीनों बराबर होंगी, तो वृत्त में कहीं भी कोई भी एक त्रिज्या खींचेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहे जितनी त्रिज्या खींचेंगे सभी क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक, तो उससे हो गया ये बराबर, ये तीन, अगर किसी त्रिभुज में तीन चीज बराबर हो तो वो क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज अतः अतः त्रिभुज एओपी सर्वांग सम त्रिभुज बीओपी। ठीक, ये सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम हो गया तो अब क्या होगा भाई, सभी चीज बराबर होंगी, सर्वांग सम हो गया। अब फिर इसका मतलब ये है, देखो ये बराबर है ही है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो बची रेखा कौन कौन सी है, एपी और बीपी, यही दो रेखाएं हैं, और पूरा का पूरा त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम होगा तो ये भी क्या होगा हमारा, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे क्या लिखना है, एपी बराबर बीपी। ठीक, यही होगा आंसर, यही लिख दें, यही इतना लिख देना, एपी बराबर बीपी, इसी के नीचे सर्वांग सम के नीचे एपी बराबर बीपी, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ठीक, ये घा नंबर सवाल है 22 का घा। ठीक, 22 का घा क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी सी बी ए सी है, बी ए सी, सॉरी यहाँ पे बी ए सी है। ठीक, बी ए सी है, तो सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी है। ठीक, इसको सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ठीक, इसका चित्र कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए इसका ये चित्र है, ये क्या है, ये ए बी सी त्रिभुज है, ए बी और सी ये त्रिभुज है। ठीक, ए बी सी त्रिभुज है, दूसरा कह रहा है बीसी भुजा पे, बीसी भुजा पे एक बिंदु डी है, एक बिंदु डी है, चलो यहाँ पे डी ले लेते हैं। इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है, ए डी सी जो यहाँ पे कोण बनेगा, ए डी सी बराबर कोण ए बी ए सी, मतलब ये कोण बराबर ये पूरा कोण। ठीक, ये कोण बराबर ये पूरा कोण। ठीक, यहाँ पे डी बिंदु, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, कौन कौन से दिख रहे होंगे, एक तो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है, ए डी सी। तो यहाँ पे हाल में लिखेंगे, एक चीज जान लेते हैं कि सर अभी वहां पे देखो पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो करें, पिछले सवाल में हम लोग ने सर्वांग सम त्रिभुज दिखाया था। ठीक, सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम कब होता है, जब दो भुजा क्या हो, दो भुजा एक कोण कोण बराबर हो तो वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक, उसमें क्या होगा, तीसरी भी भुजा भी बराबर ही होगी। और इसमें क्या है, ये जो दूसरा समरूप आता है, केवल समरूप, समरूप में क्या होता है, एक कोण और एक भुजा अगर बराबर है, भुजा बराबर है तो वो समरूप होता है, वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। यहाँ पे क्या है, उसमें सर्वांगसम था, यहाँ पे समरूप है। ठीक, तो इसको समरूप से हल करेंगे, आइए देखते हैं इसको भी। देखो त्रिभुज ले लेंगे कौन कौन से, ए बी सी, ए बी और सी, ये त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज ए डी सी में
ये दो त्रिभुज ले लिया, एक पूरा त्रिभुज, फिर एक ये वाला त्रिभुज ADC। अब इसमें देखेंगे कोण तो एक तो यही दे दिया गया है, ठीक। इसमें क्या दिया गया है, कोण इसको लिखना है पहले, कोण BAC, क्योंकि इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज में देखिए ये कोण बराबर किसके है, इसके बराबर है, तो इसमें लिखेंगे बराबर कोण ADC, ठीक। ये हो गया। और दूसरा देखिए क्या है, AC क्या है, हमारा उभयनिष्ठ है। AC जो भुजा है देखो इस त्रिभुज से भी आ रहा है और इस पूरे त्रिभुज में भी आ रहा है, तो AC भुजा क्या हो जाएगी, बराबर AC। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक। और ये हमें ज्ञात है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ज्ञात है, ये हमारा उभयनिष्ठ है। अब एक प्रकार से और देखिए, मान लो इस चित्र को हम बाहर बना लेते हैं, ठीक। इस चित्र को हम बाहर बना लेते हैं ऐसे, ये थोड़ा और ऐसे, ठीक। इसका नाम है D, इसका नाम D है, सॉरी, इसका नाम D है और इसका नाम A है, इसका नाम C है। देखिए ये, और चाहो तो इसको क्या कहते हैं, इसको D लो, इसको D लो और इसको A लो। आप देखो समझ में आएगा, देखो कैसे आएगा। देखो अगर इस त्रिभुज को ऐसे हम लोग उल्टा करके रख देंगे, इसको अगर हम उल्टा करके रखेंगे तो देखिए D कोना यहीं पे रह जाएगा, C यहाँ पे हो जाएगा और A यहाँ पे चला आएगा। समझ में आया। और ऐसे देखेंगे, जब ये त्रिभुज देखेंगे ABC, इसको देखिए, इसमें क्या है, D कोण बराबर किसके है, A के बराबर है, ठीक। D कोण A के बराबर है और AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, ठीक। और AD यहाँ है, A और D, और A और D यहाँ पे है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये कोण बराबर है हमारा, ये कोण बराबर है और ये कोण ये C है और ये हमारा A है। तो देखिए एक भुजा और एक कोण बराबर है, तो देखिए इसे मान लो ये हमारा एक भुजा हो गई और इस पे ये कोण बना दिया हमने, ठीक। ये हमने कोण बना दिया। अब चाहे तो एक त्रिभुज इसी में बना दिए, ये त्रिभुज हो गया, और इसको और बड़ा कर दिए तो एक त्रिभुज और बन जाएगा इसी में। फिर इसको और बड़ा कर देंगे, इसको अगर इसको और बढ़ाते चले गए तो एक त्रिभुज और बन जाएगा। मतलब ये क्या होगा, एक ही कोण पे कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। इसी को बोलते हैं समरूप। अगर देखो जैसे ये हमारा पंजा है और इसके पीछे हम लगा दिए, अगर ये ढक गया, पीछे वाला हाथ अगर ढक गया तो वो समरूप है, ठीक। और अगर बराबर है, मान लो जैसे ये पूरा पंजा बराबर है, ये सर्वांगसम हो जाएगा। और क्या कहते हैं, अगर इसके पीछे छोटा किसी लड़के का हाथ लगा दे, छोटे बच्चों का हाथ लगा दे, वो क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो समरूप और सर्वांगसम में यही अंतर है, हम अपना हाथ दोनों लगा देते हैं तो ये क्या है, सर्वांगसम हो गया। लेकिन अगर इसी हाथ के, हम एक हाथ के पीछे किसी बच्चे का हाथ लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो वही इसमें भी किया गया है। और समरूप में क्या होता है, अनुपात लेते हैं हम लोग। समरूप में क्या होता है, अनुपात लेते हैं। चलिए लेते हैं अनुपात। देखिए इसमें क्या होगा, AC बड़े वाले त्रिभुज में हो जाएगा, ये इसको समरूप दिखा देते हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, ठीक। ये समरूप हो गया, तो इसका अनुपात लेंगे हम लोग, ठीक। इसका अनुपात क्या होगा, यहाँ पे देखिए CA ले लेते, क्योंकि हमारा CA में प्रूव करना है इसको किसमें करना है, CA में करना है, तो हम CA लिख के चलते हैं। CA बटे कितना हो जाएगा, CA अपॉन CD। देखो इस भुजा बटे मैंने ये भुजा कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली बड़ी भुजा बटे ये वाली बड़ी भुजा, देखो बराबर CB बटे CA करेंगे। CA देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा तिया गुणा कर ले, इसकी गुणा इससे करेंगे तो CA स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और B गुणे CD। ये प्रूव्ड हो गया। क्या करना था, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये हमारा त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज में एक D बिंदु दिखा देना है, और D बिंदु दिखाने के बाद इसको हम अलग से एक चित्र बना लेंगे, इसी D को उल्टा करके बना लेंगे, तो आसानी रहेगा हमको पहचानने में कि AC भुजा के नीचे कौन सी भुजा आएगी, ये DC आएगी।
और फिर सीए की सीबी के नीचे कौन सी आएगी, सीडी आएगी। देखिए एसी के नीचे डीसी और सीबी के नीचे सीए, ये हो जाएगा। अगर हम इसको लिख देंगे इतना, तो ये हमारा तिर्यक गुणा करेंगे, ये हमारा AC स्क्वायर बराबर CB गुणे CD आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसको सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा। सर्वांग सम दिखाने के लिए दो चीजें जरूरी हो, समरूप दिखाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। एक भुजा, एक हमको भुजा की जरूरत होगी, और दूसरी क्या होगी, दूसरा चीज क्या होगा, दूसरा चीज हमें एक कोण पता हो। अगर एक कोण और एक भुजा अगर हमें पता है तो हम उसे समरूप दिखा सकते हैं। और सर्वांग सम कब दिखाएंगे, जब दो भुजा और एक कोण हमें पता हो, तो वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, जो कि माध्य निकालना है, ठीक। मिटाते हैं, इसको मिटा दें, ठीक। देखो इस सवाल में क्या है, ये घ नंबर सवाल है, नहीं 22 का अंगा नंबर है, ठीक। ये निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। ये अंतराल दिया गया है 20 से 25, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये अंतराल है और ये बारंबारता है। तो माध्य या माध्यिका, इसी को माध्यिका भी बोलते हैं, माध्य या माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है माध्यिका का, तो लिख लेते हैं, माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस का n/2 माइनस का C पूरे बटे F और गुणे H, ये इसका फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला। अभी बताते हैं ये L क्या है, n/2 क्या है और C क्या है और F क्या है, ठीक। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता का टेबल बनाना पड़ेगा। इसी के आगे संचयी बारंबारता का टेबल बनाना पड़ेगा। संचयी बारंबारता, ठीक। संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालना आता है, नहीं निकालना आता है ना। सबसे पहले देखो, पहले नंबर पे क्या करेंगे, हम 14 लिख देंगे, ठीक। फिर 14 में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, अगली वाली को जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 70 में 60 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर 130 में 86 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 186 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, ठीक। 216, फिर 216 में 74 को जोड़ेंगे, 74 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक। 300 नहीं 290 हो जाएगा, ठीक। 290 हो जाएगा। 290 में 62 जोड़ेंगे, 290 में 62 जोड़ेंगे, 342, और 342 में 48 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 400। ये आया है हमारा यन। इसी को बोलते हैं, जो लास्ट में आता है उसी को बोलते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना निकला, 400। कैपिटल एन कितना निकला है, 400। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें n/2 निकालना है। n/2 निकालेंगे, तो n/2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 बटे 2 बराबर 200। अब यहाँ पे देखेंगे 200 के आसपास कोई है संचयी बारंबारता में, 200 आसपास देखिए 216 है, 290 है, ठीक। तो कम वाला लेंगे, जो ज्यादा सबसे 200 के पास होगा वही लेंगे। तो ये वाली लाइन हम 216 वाला लेंगे, ठीक। ये हमारा, इस लाइन को हम लेंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, 216, ठीक। ये हमारा 216 हो गया, ये हमारा 86 हो गया, ठीक। ये हमारा यहां से निकलेगा L वर्ग अंतराल। देखो L का मान कितना आएगा, यहां से 30, L बराबर 30। और C क्या होता है, C जस्ट इसके एक पहले होता है, 230, 130। ये C क्या हो गया, यहाँ पे C हो गया 130, C है 130, ठीक। 130 हो गया। अब देखिए यहाँ पे n/2 निकल गया हमारा, C निकल गया, बचा क्या है, F। F क्या होता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब बारंबारता। 216 की बारंबारता कितनी है, 86 है, तो यही क्या हो जाएगी इसकी 86। यहाँ पे लिख लेंगे F बराबर कितना निकलेगा, 86। F बराबर 86 हो गया। H का मान, इसका वर्ग अंतराल का 35 माइनस 30, मतलब H का मान कितना आएगा, 5। यहाँ पे H का मान कितना आया, 5 आया, ठीक। देखो सभी वैल्यू ज्ञात हो गए ना हमको। फिर से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, ठीक। n/2 हमारा आया 200। तो 200 के आसपास इस सारणी में चार्ट में देखेंगे कि 200 के आसपास कौन है, तो 200 के आसपास 216 है, ठीक। 216 को हमने पकड़ लिया। अब उसके सामने की
फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 12 वार्ता देखेंगे, 12 वार्ता कितनी है 86, तो वही f का मान 86 हो गया। ठीक, अब इसी के सामने आ जाएंगे, इसमें L क्या होता है, L होता है वर्ग अंतराल का प्रारंभिक मान, मतलब ये जहां से शुरू होता है उस अंतराल का 30 है ये, तो ये 30 L हो गया। ठीक, और C क्या है, C है संचयी बारंबारता, वो भी किसकी, ये 216 वाली n/2 के जस्ट पहले, 216 के जस्ट पहले वाला होगा, मतलब 220 के जो आसपास होगा उसी के पहले वाला होगा, मतलब 113, तो C का मान कितना हो गया 130, 130 13 नहीं 130 होगा। ठीक, फिर ये सभी मान हमारे पता हो गए। अब देखिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं, माध्यिका बराबर होगा क्या हमारा, फिर माध्यिका बराबर, देखो फार्मूला याद है, संचयी बारंबारता निकाल ही लेंगे, और जब संचयी बारंबारता निकाल लेंगे ना, तो ये याद रखना है L का है, n/2 क्या है, और C क्या है, H क्या है, F क्या है। H है इसके बीच की दूरी, उस अंतराल की, मतलब ये सभी जो वर्ग अंतराल है उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब वो कितने का अंतराल बना हुआ है, 5 का है, देखिए यहाँ पे 5 का अंतराल है, यहाँ भी 5 का अंतराल, 5 का अंतराल 5, तो H वही है 5 का अंतराल। ठीक, तो H बराबर 5 हो गया, और F पता ही हो गया कि उस जो निकालेंगे n/2 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी। ठीक, तो आइए वैल्यू रखते हैं, 30 प्लस n/2 कितना है 200 माइनस 200 माइनस 130 बटे 86, और यहाँ पे गुणे में क्या होगा 5, यहाँ h की जगह पे 5 रखेंगे। ठीक, सॉल्व करते हैं, 30 प्लस ये 200 में से 130 निकालेंगे, कितना बचेगा 70 गुणे 5 बटे 86, और सॉल्व करते हैं, तो 30 प्लस 5 7 35 350 बटे 86, भाग भी दे लेते हैं हम, 350 में 86 का भाग, ठीक, तो 8 चौक 32 4 बार जाएगा। ठीक, तो 6 चौक 24 के 4, 8 छंग 8 चौक 32, और 32 2 34, देखिए 6 बचेगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, दशमलव लगाएंगे, 0 0 बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा, फिर 1, ठीक 1 नहीं जाएगा, 8 45 8 छंग 48 8 7 56 8 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ पे 30 प्लस कितना आया है 4.08, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 34.08, आपको 2 अंक तक निकाल लेना है बस, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये आया है हमारा आंसर माध्यिका, तो यहाँ पे लिख लेंगे माध्यिका बराबर इतना। ठीक, अभी ये 7 बार जाएगा, यहाँ पे 7 बार जाएगा, फिर उसके बाद और 1 अंक 2 अंक जाएगा, इसीलिए मैंने उसको 8 बना दिया है, आप चाहो तो इसको 7 भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर लिखना हो एग्जैक्ट लिखना हो तो यहाँ पे लिख लेना 34.07, फिर उसके बाद भी कुछ आएगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने इसको 7 को 8 बना दिया था, कोई बात नहीं, चलो ये भी लिख लो और ये भी लिख लो, दोनों लिख लो, माध्यिका का वैल्यू इतना आया है। तो ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माध्यिका का, बहुलक का भी फार्मूला आपको याद रखना है, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, इन सबसे एक सवाल इस तरीके से आएगा बड़ा सा, और जो कि आपको करना होगा, आप कर देंगे तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा आपको। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल चलते हैं, चा जो कि प्रायिकता से है, इसको मिटा दे। फिर देखो ये अगला सवाल है, 4 नंबर 22 का 4 नंबर, ये भी कितने नंबर का है 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा जानते हैं, लूडो खेले है ना, लूडो की गोटियों को बोलते हैं पासा, कुछ ऐसे होता है, देखिए ठीक, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, इसमें भी कुछ लिखा होता है, 6 हो गया, ये हो गया 5 3 ये 4, ऐसे होता है कुछ पासे। देखो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसमें कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक गिनतियां होती हैं, इसमें 1 से लेके
6 तक गिनती होती है। चलो इसको हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो पासे में कितनी गिनतियां होती है, 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होती, मतलब कुल संभव कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक। कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी, 6। क्योंकि भाई इसमें 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होती हैं, और ये क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है। इसमें क्या होगी, यही होगी, 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होगी। तो कुल परिणामों की कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब हम पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कहता है एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या, तो एक पासे में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक, कौन कौन से होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो इनकी संख्या कितनी कितनी है, मतलब आने के अनुकूल कितना है, ये हमारा इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो लिखेंगे क्या, अनुकूल परिणाम, अनुकूल संभव परिणाम, यहाँ पे संभावना की बात होती है। ठीक, संभव परिणाम की संख्या, संख्या कितनी है, 3 है। और एक पासे में क्या होता है, एक पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होती है, 6 परिणामों की संख्या 6 है। और हमें क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एक पासे में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक, तो अभाज्य संख्या इतनी होगी, तो कुल अनुकूल कितना हो गया, तो हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर, फार्मूला क्या लिखेंगे, अनुकूल संभव परिणाम, परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम की संख्या। तो कितना आएगा, कितना आया है, ये आया है 3 और ये आया है 6, तो 3/6 हो जाएगा। 3/6 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी आई है, 1/2। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी प्रकार सेकंड पार्ट, यहां पे देख लेते हैं। इधर सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, लिखेंगे 2 और 6, 2 और 6 के बीच की संख्या, संख्या कितनी, कौन कौन सा होगा, 2 और 6 के बीच में। 2 को लेके नहीं बोला है, 2 को छोड़ के, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक, 2 से लेके 6 तक बोलता, तब हम 2 को भी लेते और 6 को भी लेते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 2 और 6 के बीच, मतलब 2 और 6 के बीच क्या होगा, 3 4 5 संख्या होगी। ठीक, के बीच की संख्या होगी। कह रहा इन्हीं में से कोई एक आना चाहिए हमारा प्रायिकता निकालने के लिए। जब हम कोई एक बार उछाले तो हमारे इन्हीं 3 4 5 में से कोई एक संख्या ऐसी निकले कि यही हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो लिखेंगे यहाँ पे भी अनुकूल संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे भी 3 होगी। लिखेंगे अनुकूल संभव परिणाम, संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी, बराबर 3। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फार्मूला वही लिखा है, यहाँ पे क्या करेंगे, बस 2 से 6 के बीच में कर देंगे। बस यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 6 के बीच में कर देंगे, इसको मिटा दे रहे हैं 2 से 6 के बीच में। ठीक,
या यहाँ ये लिखना पड़ेगा 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या की प्रायिकता। क्या लिखेंगे? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता। संख्या की प्रायिकता क्या होगी? यही होगा, सेम 1/2 ही आएगा, क्योंकि इसका भी मान कितना आया है? 3 आया है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 हैं। ठीक, 6 में से कोई एक आ सकता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसका 4 नंबर। अब इसके बाद 23 नंबर सवाल में चलेंगे, जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। ठीक, तो इसको मिटा दें। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल। ये जानते हो 6 नंबर का सवाल है, ये 6 नंबर का सवाल है और समांतर श्रेणी का बढ़िया अच्छा सा सवाल है। बहुत मजा आने वाला है इस सवाल को। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8वें पद का योगफल 64 है, ठीक, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है? 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए हम हल करेंगे, हल में लिखेंगे माना समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। सर्वांतर क्या है? डी है। तो क्या होता है, nवें पदों का योगफल क्या होता है? nवें पदों का योगफल, nवें पदों का योगफल का फार्मूला का क्या होता है? Sn बराबर n/2। याद आ रहा है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है इसका फार्मूला। ठीक, और फिर क्या कह रहा है कि 8वें पदों का मतलब S8 का योगफल कितना है? S8 बराबर कितना दिया हुआ है? 64। ठीक, और क्या कहते हैं, S17 कितना दिया हुआ है? S17 बराबर दिया है 289। चलिए रखते हैं, सबसे पहले Sn बराबर निकालते हैं, इधर निकालते हैं S8। तो S8 का वैल्यू क्या होगा? 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n के स्थान पे कितना है? 8-1 इंटू डी। तो S8 का मान कितना है? 64। तो 64 बराबर कितना हो जाएगा? 4, 2a और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा, 7d प्लस का 7d, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 4 को इधर लेके चले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 को इधर लेके आएंगे, देखिए तो 2a प्लस का 7d बराबर 64/4। तो ये क्या होगा? 4 × 4, 4 × 24, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 16। ये समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक, समीकरण 1। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। S17 बराबर क्या होगा? 17/2 2a प्लस 17 माइनस का 1 इंटू डी, फार्मूले में रख रहे हैं, बस n के स्थान पे 17 रख दिया, इसमें 8 रख दिया था, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो S17 का मान कितना है? 289। 17 ऐसे ही रहेगा, और या चाहो तो इसको इधर लेके आओ, अभी ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो 2a यहाँ पे प्लस का 16d हो जाएगा, 16d। ठीक, इसको इधर भेज देंगे तो 2a प्लस का 16d बराबर कितना हो जाएगा? 289 गुणे 2/17। इसको देखेंगे, 17 से काटते हैं तो 17 का 17 हो जाएगा, बचेगा 11, तो हो जाएगा 119, और 17 7 119। ठीक, तो ये 2a प्लस का 16d, यहाँ पे 16d बराबर कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं, लिखिए यहाँ पे कितना है? 2a प्लस का 7d बराबर 16, और नीचे क्या है? 2a प्लस का 16d बराबर 34। घटाते हैं भाई, माइनस चेंज हो जाएगा चिन्ह, ये माइनस का हो जाएगा, और 2a से 2a खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस के कितना बचेगा? 7 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9d बराबर, ये भी यहाँ 16 दूना 32 मतलब 18 बचेगा, 18। ठीक, क्या होगा? 18।
घटा लीजिए, 34 में से 16 घटाएंगे तो 18 आएगा, ठीक, वो भी माइनस का, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 18/9, ये कितना हो गया 2, इसका मतलब हो गया कि डी का मान कितना आया है 2। जब डी का मान 2 आया है, डी का मान आया है 2, अब डी का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक, ये समीकरण 1 है, इसमें हम लोग उठा के रखेंगे डी का मान, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा 2a प्लस का 7 गुणे 2 बराबर 16, देखिए 2a बराबर कितना हो जाएगा 14 प्लस का 14, 2a प्लस का 14 बराबर 16, तो 2a बराबर कितना होगा 16 माइनस का 14 बराबर कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब a बराबर 2a बराबर कितना हो गया 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2/2, तो a बराबर कितना आया 1, ये आया है a का मान, मतलब इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो 1 होगा, a का मान 1 आया है तो 1 होगा, और सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर क्या होगा d होगा, सार्वअंतर कितना होगा d मतलब 2, ये 2, अगर आप श्रेणी बनाना भी चाहे तो कैसे बनेगा, तो श्रेणी यहाँ पे अगर हम बना दे रहे हैं, वैसे पूछा नहीं गया, श्रेणी अगर पूछेगा क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे बढ़ता चला जाएगा डॉट डॉट डॉट, क्योंकि सार्वअंतर कितना है 2 का है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, फिर वो 18 मतलब 8 पदों का योग 64 होगा, और 17 पदों का योग क्या होगा 289 होगा, ठीक, ये सवाल होगा 6 नंबर का, इसका 8 पार्ट भी देख लेते हैं, इसका 8 पार्ट जो है 23 नंबर का अथवा वाला भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक होती तो वह उसी दूरी को आधे घंटे में आधा घंटा कम लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि एक 180 किलोमीटर दूरी है, वो एक समान चाल से चल रही है, वो चलती है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 5 किलोमीटर अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो वो क्या कह रहा है आधा घंटा कम लेती है। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे माना, हल में लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, ये हो गया। तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा, या इसको t1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं t1, समय t1 बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, मतलब दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, और चाल कितनी है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा घंटे में आएगा, ठीक, ये हो गया t1। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 5 किलोमीटर इसकी चाल को बढ़ा देंगे, 5 किलोमीटर चाल बढ़ा देते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी को बढ़ाने पर चाल क्या होगी, चाल बराबर x प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या समय लगेगा, समय t2 बराबर क्या होगा 180 बटे x प्लस का 5 घंटा, ठीक। अब क्या करेंगे t1 माइनस t2 में क्या होगा, यहां पे दिया गया है कि जो पहला जो टाइम निकला है और जो दूसरा टाइम निकला है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आधे घंटे का है, मतलब 1/2 का है, दिया गया है t1 माइनस t2 बराबर 1/2, तो रखते हैं t1 की मान कितना है 180 बटे x, और माइनस t2 कितना है 180
बटे x प्लस का 5 बराबर 1/2। 180 को कॉमन कर लीजिए, 180 कॉमन तो 1/x माइनस का 1/x प्लस का 5, ठीक, बराबर 1/2। इधर 80 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस का 5 माइनस का x बटे x प्लस का 5 बराबर 1/2 गुणे 180। इधर गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, ठीक। ये x से x हमारा कट जाएगा, ठीक, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 5/x x प्लस का 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब इसके आगे कहां पे लिख दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक, थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए यहां पे देखो, इसको लिखते हैं आगे, इसको पलट देते हैं, ठीक। तो x प्लस का 5 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे बराबर 360/1। इसको मैंने क्या किया, पलट दिया है बस, ठीक। अब इधर भाग में हो गया, ये उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा तो x, और इसका भी गुणा भी करा लेते थे, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 5 6 30 0 हो जाएगा, 5 दिए 15 3 18, 1800 हो गया, ठीक। तो ये इधर आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए 1800 का गुणनखंड करेंगे, 1800 देखिए 2 9 हो गया, 900 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 450 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 25 हो गया 225, फिर कितने से कटेगा 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20 5 पचे 25, फिर कितने से कटेगा 5 से 5 9 45, फिर कितने से कटेगा 3 से, फिर कितने से कटेगा 3 से। ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जोड़ने पे 5 आए, ठीक, घटाने पे जोड़ने पे 5 आए, जोड़ने या घटाने पे 5 आए। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 पंचे 40 40, यहां तक 40 हो गया, 3 त्रिका 9 9 पना 45 45 माइनस 40, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 180 बराबर 0, 1800 बराबर 0, ठीक। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें कितना कॉमन है माइनस का 40 कॉमन है, इसमें x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस का कितना बनेगा 45, और यहाँ पे माइनस का जब 40 कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 45 बचेगा, ठीक, बराबर 0। अब देखिए एक बचा x माइनस का 40 x प्लस का 45, इन दोनों में देखिए x प्लस का 45 कॉमन है तो इसको कॉमन कर लिए, बचा कितना x माइनस का 40 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, x प्लस का 45 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 45, और माइनस क्या होगी, इसकी चाल माने थे x ना, रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे x माने थे, और चाल निगेटिव तो होगी नहीं, तो इसको देखते हैं x माइनस 40 बराबर 0 ले लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, तो ये हम 40 वाला लेंगे, तो x का मान कितना होगा 40 होगा, ठीक, x का मान कितना होगा 40 होगा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये समझ में आया, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेना है, मान लिया x मान लिया, ठीक, तो फिर उसमें x मान लिया है, तो अब समय क्या लगेगा, समय लगेगा t1 बराबर 180/x घंटा। फिर अब t2 क्या निकलेगा, t2 में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे चाल में x प्लस का 5 हो गया, तो इसकी समय क्या निकलेगा t2 बराबर 180/x प्लस का 5। अब इसको क्या करेंगे t1 माइनस t2, क्या कह रहा है, आधा घंटा कम लेती है, मतलब अगर t1 ज्यादा टाइम ले रही है और t2 जल्दी पहुंचा दे रही है, ठीक, ये है। और इसी को पूरा करने में ये कितना समय ले रही है, मान लो ये ले रही है 1 घंटा, 1 घंटा, और दूसरी ट्रेन जो है वो उसको आधा घंटा में पूरा कर दे रही है, ठीक, वो उसको आधा घंटा में पूरा कर दे रही है।
तो वही तो कितना इसका डिफरेंस कितना होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। तो वही 1/2 यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो इसको मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल कर लिया, ये 1800 हो जाएगा। 1800 को गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे, फिर तोड़ने के बाद ऐसा बनाएंगे कि क्या करने हैं, जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 1800। तो 45 माइनस 40 5 हो जाएगा, और 45 गुणे 40 करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे दिखा भी देते हैं, 45 गुणे 40। ठीक, तो एक जीरो निकाल देते हैं, 4 पंचे 20 जीरो हो गया, 4 चौके 16, 16 2 18, 1800। ठीक, ये हो गया गुणनखंड। समझ में आ गया, गुणा करने पर 40 45 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1800 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, तो ये समझ में आया। और एक बात ये भी है कि लाइव के लिए तैयार हो जाइए, लाइव के लिए एक मैं नंबर दे रहा हूँ ग्रुप का, और उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, फिर वहां से आपको सूचना मिलेगी कब लाइव चलेगी कब नहीं। ठीक, तो अभी तो इस 2 हफ्ते तो कम से कम नहीं चलेगी, फिर उसके बाद देखते हैं। ये नंबर है 78 39 98 85 60, ये है नंबर। फिर से लिख दे रहा हूं 78 39 98 85 60, ये नंबर है। इस पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं, मैसेज करके आप जुड़ जाइए, और फिर वहां से आपको सूचना मिल जाएगी ग्रुप में। और जिनको जिनको भी लाइव पढ़ना हो सभी को जोड़ दीजिए, ये आंसर भी सॉल्व कराएंगे लाइव में। ठीक, तो जल्दी सूचना दे दी जाएगी उस ग्रुप को, और फिर उसमें आप लोग जुड़ जाइए। वो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए है, आपको वहां पे सूचना मिलती रहेगी हाई स्कूल की कब चलेगी और इंटर की कब चलेगी। तो दोनों में वहां पे सूचना दे दी जाएगी, इंटर की कब है, हाई स्कूल की कब चलेगी। तो आपको 1-2 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कब हाई स्कूल का है और कब इंटर की है। ठीक, नहीं तो एक दिन पहले तो फिक्स है, शाम तक पता चल जाएगा कि कल क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं बता दूंगा। ठीक, तो ये है सवाल था रेलगाड़ी से संबंधित, चाल से संबंधित। और ये 2 घात समीकरण बन के इसको सॉल्व कर लिया तो हमारी चाल आ गई, कितनी आ गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और इसमें 5 अगर क्या कहते हैं 5 जोड़ देंगे तो 45 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलेंगे तो आधा घंटा कम लेगी। ठीक, 180 किलोमीटर चलने में। ठीक, तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।